नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विष्णु प्रभाकर की एकांकी दूर और पास। आइए इस कहानी को सार रूप में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि विष्णु प्रभाकर का जो जन्म है 21 जून को हुआ और 1912 में। इनका देहावसान क्या है 11 अप्रैल 2009 में। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध इनकी जीवनी है, वो किस नाम से है, आवारा मसीहा नाम से इन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, जो कि हिंदी जीवनी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है। सम्मान की अगर बात करें तो साहित्य में विशेष योगदान देने के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। किसी भी साहित्यकार की जब हम रचना करते हैं तो हमें साहित्यकार के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी रचनाएं एक भाव से परिपूर्ण होती है। तो जब हम साहित्यकार को जानेंगे तो उनकी रचनाओं को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए अब एकांकी का सार देखते हैं। देखिए, दूर और पास जो एकांकी है ये एक सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी है, यानी इसमें सामाजिक समस्या का चित्रण किया गया है। मध्य वर्गीय परिवार की व्यवस्था का चित्रण इस एकांकी में हुआ है। इस एकांकी में जो प्रमुख पात्र हैं जगन्नाथ है, जगन्नाथ की पत्नी है कलावती। ये कौन है? ये पत्नी है। अमित इनका बेटा है। कलावती और जगन्नाथ का बेटा कौन है? अमित है। रमेश ये जगन्नाथ का भाई है, ये आप ध्यान में रखेंगे, भाई है। और जो देवी है ये खरीदार है। तो यहाँ पर अगर देखें, जो जगन्नाथ है ये मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखता है। ये जो अपना धंधा करता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता या आर्थिक दृष्टि से ये सक्षम नहीं हो पाता, यानी ये जो व्यापार करता है या जो काम करता है उसमें बहुत ज़्यादा कमाई इसको नहीं होती। कलावती एक धरातल से जुड़ी हुई युवती है। इस कहानी में जगन्नाथ और रमेश दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो रमेश की पत्नी है वो जगन्नाथ के परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करती। रमेश अपने भाई से प्रेम करता है और उसकी आर्थिक तंगी में सहायता करना चाहता है, इसीलिए रमेश अमित की फीस भरने के लिए उसके घर आता है। अमित जो जगन्नाथ और कलावती का बेटा है, रमेश ये चाहता है कि अमित के स्कूल की फ़ीस भरी जाए, लेकिन जो कलावती है वो पैसा लेने से इनकार कर देती है। इस इनकार के बाद जो रमेश घर से जाता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। कलावती ये बात जगन्नाथ को बताती है कि रमेश घर आया था पैसे देने के लिए, लेकिन जाते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जगन्नाथ को भी इस बात से दुख होता है। बाद में जगन्नाथ अमित की पढ़ाई के लिए अपनी दुकान रमेश के पास गिरवी रखना चाहता है, लेकिन रमेश मना कर देता है। ऐसा करने के बाद जो जगन्नाथ है ये अपनी दुकान देवी के पास गिरवी रख देता है। देवी जो एक खरीदार है इसके पास अपनी दुकान गिरवी रख देता है। किस लिए रखता है? बेटे अमित की पढ़ाई के लिए अपनी दुकान ये गिरवी रखता है। रमेश को जब इस बात का पता चलता है तो रमेश देवी से उसकी दुकान छुड़वा लेता है, उसको पैसे देकर, और कागज़ वापस लाकर अपने भाई जगन्नाथ को सौंप देता है। तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी ऐसी कहानी है जो हमारे समाज में चारों तरफ व्याप्त ये समस्या हम देख सकते हैं। दो भाई हैं, अलग अलग हो जाते हैं परिस्थितियों के कारण, लेकिन दोनों के भीतर जो प्रेम का भाव है वो बसा हुआ है। जब रमेश अपने भाई के पास कागज़ लेकर आता है तो दोनों का प्रेम फिर से उत्पन्न हो जाता है, फिर से जागृत हो जाता है, दोनों के मन के कटु भाव समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लेखक इस कहानी के उद्देश्य में पूर्णता प्राप्त करता है, यानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। तो यहाँ पर किस प्रकार परिस्थितियों के कारण एक परिवार जो संयुक्त परिवार है वो टूट जाता है, और बाद में दोनों के मन में जो कसक है वो दूर भी हो जाती है। इस कहानी में ये भी बताया गया कि जिस प्रकार नाखून को मांस से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाखून मांस से जुड़ा होता है, हम उसको अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक ही परिवार के दो भाइयों को अलग नहीं किया जा सकता। परिस्थितियों के कारण ऐसी व्यवस्था आ जाती है कि उनको अलग होना पड़ता है, और गौण रूप से यही मध्यवर्गीय परिवार की व्यवस्था का चित्रण इस कहानी में लेखक ने किया है या इस एकांकी में किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस एकांकी में जो कथानक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर जगन्नाथ मुख्य भूमिका में है,
कलावती नायिका के रूप में है, अमित इनका पुत्र है, रमेश जगन्नाथ का भाई है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और देवी गौण पात्रों में शामिल है। इस कहानी के माध्यम से आप इन पात्रों का परिचय भी दे सकते हो कि जगन्नाथ एक दुकानदार है, एक अपने जो है ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई से पैसे उधार लेता है, बल्कि वो अपनी दुकान रमेश को गिरवी देना चाहता है, यानी स्वाभिमानी है और किसी और के पास अपना धन ना जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए रमेश को दुकान देना चाहता है, लेकिन मजबूरी के कारण उसी देवी को अपनी दुकान देनी पड़ती है। कलावती के चरित्र के बारे में आप लिख सकते हो कि वो एक चरित्रवान युवती है या एक भारतीय संस्कारों से युक्त युवती है। वो अपने पति के अभावग्रस्त जीवन में ही संतोष प्राप्त करती है। वो ये नहीं चाहती कि अगर उसके पति के पास पैसे नहीं है तो वो रमेश से भी पैसे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो कहती है कि मेरा जो हक है वो सिर्फ मेरे पति के पैसों पे है, चाहे वो अभाव में है चाहे उनके पास पैसे हैं, लेकिन मेरा जीवन मेरे पति से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जगन्नाथ के जीवन में अगर अभाव है तो वो उस चीज़ को स्वीकार करती है, अपने बेटे की परवरिश पर पूरा ध्यान देती है, उसकी पढ़ाई के लिए उसका सहयोग करती है, और जगन्नाथ भी अपने बेटे के प्रति पूर्णतः अगर देखें तो एक समर्पित पिता के रूप में है। उसकी पढ़ाई के लिए अपनी दुकान भी वो गिरवी रख देता है। रमेश एक अच्छे भाई की भूमिका में है, बुरे वक्त में अपने भाई जगन्नाथ की सहायता करना चाहता है, अपनी भाभी की सहायता करना चाहता है, लेकिन जब वो सीधे तौर पर उनसे सहायता नहीं लेते तो देवी को गिरवी रखी हुई दुकान छुड़ा कर रमेश उसके कागज़ अपने भाई को वापस दे देते हैं। तो इस प्रकार आप इनके चरित्र को भी यहाँ पर विस्तार रूप में लिख सकते हैं, या इनके चरित्र की विशेषताएं भी आप एकांकी के बता सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये एकांकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सभी पात्रों को आप विस्तार से बताने में सक्षम हो गए होंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।